स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिसंलयन या त्रिसंयोजन क्या होता है। तो त्रिसंलयन या त्रिसंयोजन की परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो त्रिसंलयन का नाम, अब त्रि मतलब ध्यान देंगे, त्रि मतलब तीन। तो तीन क्या, इसमें तीन क्या है कि इसका नाम त्रिसंलयन रखा गया है। तो नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, इसके पहले पिछले वीडियो में भी बताया जा चुका है कि जब नर तथा मादा युग्मक से जब मिलने से क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है और अंत में जो है भ्रूण बनता है। तो जो अंतः जो हमें क्या है, भ्रूण बनता है। दूसरे नर युग्मक एवं द्वितीयक केंद्रक के बीच संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। तो दूसरी नर युग्मक एवं द्वितीयक केंद्रक के बीच जो संलयन है उसे क्या कहेंगे, त्रिसंलयन कहलाता है। या इसका दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं कि एक नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के मिलने को क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। कितना आसान है, एक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के मिलने को क्या कहेंगे, त्रिसंलयन कहते हैं। तो द्वितीयक मतलब दो यह हो गया और यह एक यह है, तो मिलकर के कितना हुआ, तीन हुआ। तो इसलिए इसका नाम रखा गया त्रिसंलयन। तो त्रिसंलयन की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे असंजनन क्या है। असंजनन क्या, यह जो क्वेश्चन है कई साल की परीक्षा में आ चुका है, तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। तो यहाँ लिख सकते हैं, पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधों की उत्पत्ति हो जाती है। इस घटना को असंजनन कहते हैं। तो ध्यान देना है, पौधों के जो जीवन चक्र है उस जीवन चक्र में युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही पौधों की क्या हो जाए, उत्पत्ति हो जाती है। इस घटना को असंजनन कहते हैं। इसकी खोज जो है विक्टर नामक वैज्ञानिक ने सन 1908 में की थी। तो समझ में आ गया होगा असंजनन का मतलब क्या है। पौधों के जो जीवन चक्र में युग्मक संलयन होता है, युग्मक संलयन का मतलब यह होता है कि नर और मादा युग्मक के मिलने को क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहा जाता है। और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन यहाँ पे जो है असंजनन में क्या है, युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधों का उत्पत्ति होती है। इस घटना को असंजनन कहते हैं। और इसका जो खोज किसने किए थे, तो विक्टर नामक वैज्ञानिक ने सन 1908 ईस्वी में किए थे। जैसे में उदाहरण लिख सकते हैं, वो क्या है उदाहरण, तो आलू होता है। तो आलू में क्या है, असंजनन पाया जाता है। तो इस एग्जाम्पल को और इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता मतलब भ्रूण जो है एक से अधिक हो उसे को क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। मतलब जो एक बीजांड के अंदर जो बीज में एक से अधिक जब भ्रूण हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। मतलब इसका प्रयोग किस फल में किया गया था, तो संतरे के फल में प्रयोग किया गया था। इस संतरे के फल में जो है अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, इसी को क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहा जाता है।
तो समझ में आ गया होगा, नाम से ही परिभाषा है। बहुभ्रूणता का अर्थ है कि एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। और इसकी जो खोज किस सन में हुआ था, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1791 ईस्वी में संतरे के बीजों का प्रयोग करके इसका खोज की थी। तो जैसे में एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, संतरा जो है, संतरा के अंदर जो है बहुभ्रूणता पाया जाता है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अनिषेक फलन। यह जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी कई साल के परीक्षा में आ चुका है कि अनिषेक फलन क्या होता है। तो यहाँ जो अनिषेक मतलब बिना निषेचन के द्वारा ही फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। मतलब यहाँ निषेचन की क्रिया नहीं होती है और फल का जो है निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, अनिषेक फलन कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अनिषेक फलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुष्प बिना निषेचन के ही फल का निर्माण कर देता है, अर्थात मादा युग्मक अकेले ही फल का निर्माण कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। कितना आसान है कि यह जो है परिभाषा बिना निषेचन के द्वारा ही क्या हो जाए, फल का निर्माण हो जाए, उसी को अनिषेक फलन कहा जाता है। जैसे क्या है, अंगूर और केला जो है इसमें जो है निषेचन की क्रिया नहीं होता है, फिर भी जो है फल का निर्माण हो जाता है। तो यह परिभाषा जो है बहुत ही आईएमपी है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अनिषेक जनन क्या होता है। तो अनिषेक जनन क्या है कि जब मादा अकेले ही भ्रूण कोश का निर्माण कर ले और नई संतान उत्पन्न कर ले, तो इस क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। अब यहाँ जब केवल मादा, इसमें नर नहीं, केवल मादा अकेले ही किसका निर्माण कर ले, भ्रूण कोश का निर्माण कर ले और नई संतान उत्पन्न कर ले, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहा जाता है। कितना आसान है कि अनिषेक जनन में नर का इसमें आवश्यकता नहीं है, केवल मादा ही भ्रूण कोश का निर्माण करता है और नई संतान को उत्पत्ति करता है, तो अनिषेक जनन कहलाता है। तो अनिषेक जनन की भी परिभाषा आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या होता है। तो भ्रूणपोष एक पोषक उत्तक है जिसका निर्माण पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। मतलब जो भ्रूणपोष जो होता है वह क्या है, पोषक उत्तक होता है और इसका जो निर्माण कब होता है, जब निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष भ्रूण के विकास एवं बीज अंकुरण के समय इसका प्रयोग होता है। तो भ्रूणपोष क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं भ्रूणपोष एक पोषक उत्तक है जिसका निर्माण पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात मतलब जो निषेचन की क्रिया जो संपन्न हो जाएगी उसके बाद जो है भ्रूणपोष भ्रूण के विकास एवं बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। तो उपयोग में कब आता है, आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि जब जो है निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो जो भ्रूणपोष होता है भ्रूण के विकास एवं बीज जो अंकुरण के समय उपयोग में आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणकोश के प्रकार। भ्रूणकोश कितने प्रकार के होते हैं, तो विकास के आधार पर देखा जाए तो भ्रूणकोश जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है केंद्रीय भ्रूणकोश और दूसरा का नाम है कोशिकीय भ्रूणकोश और तीसरा का नाम है हेलाबियल भ्रूणकोश। यह 3 भ्रूणकोश है। अब 3 भ्रूणकोश के बारे में अच्छे से समझेंगे।
समझने से पहले हम लोग पढ़ेंगे अब भ्रूण पोष के कार्य क्या है और उसके बाद से ये तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि भ्रूण पोष के कार्य, इसका कार्य क्या है। तो भ्रूण कोश का कार्य जानेंगे कि भ्रूण पोष की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के रूप में भोज्य पदार्थ पाया जाता है। जो भ्रूण पोष होते हैं उसके कोशिकाओं में जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के रूप में भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि भ्रूण परिवर्धन में भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो जो भ्रूण कोश होते हैं उसके अंदर जो होते हैं क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के रूप में भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, जो भ्रूण परिवर्धन में भ्रूण के पोषण में प्रदान करता है। तो इसका जो कार्य है, तो यह कार्य को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसका दूसरा कार्य क्या है। दूसरा कार्य है कुछ पौधों के कोशिकीय भ्रूणपोष में चूसकांग पाए जाते हैं, जो कि भ्रूणपोष अथवा उसके बाहर उपस्थित कोशिकाओं से भोजन को चूषण करते हैं। मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कोशिकीय भ्रूणपोष में चूसकांग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर भोजन का जो है चूषण करते रहते हैं, मतलब चूसते रहते हैं। तो यह चूषण का अर्थ समझ में आ गया कि उपस्थित कोशिकाओं से भोजन को क्या करते हैं, चूषण करते हैं। तीसरा जो इसका उपयोग है, बीज के अंकुरण के समय भ्रूणपोष नवोद्भिद को भोजन प्रदान करता है। तो यह तीन आप विशेष इसका गुण बताया गया। तो तीन गुण को आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोट्स को बनाते चलिए। प्रतिदिन जो है आप सभी विद्यार्थी नोट्स को बनाते चलिए, जिससे एक अच्छे से नोट्स भी बनता रहे। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि भ्रूणपोष के प्रकार, 3 प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना न भूलिए। तो कल मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।